नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है ये फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है इस आर्टिकल को हम देखेंगे। देखो क्या हुआ है, पंजाब और हरियाणा में लंबे समय से फार्मर प्रोटेस्ट चला आ रहा है। आपको पता ही होगा इन दोनों राज्यों में, विशेषतः पंजाब और हरियाणा में लंबे समय से किसान आंदोलन चला आ रहा है। किसानों की अलग अलग मांग की जा रही है। क्या मांग कर रहे किसान? किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी को लीगलाइज्ड कर दो। एमएसपी को एक लीगल कानून के रूप में हमें एक अधिकार दे दो, कानूनी अधिकार दे दो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी किसानों के कई मुद्दे हैं, तो इसको लेके किसान लंबे समय से ये आंदोलन करते आ रहे हैं। ये आंदोलन शुरू हुए थे जब किसान कानून आए थे ना, तब से ये आंदोलन चले आ रहे हैं। तो समय समय पर ये आंदोलन बार बार होते रहते हैं। अभी क्या हुआ, अभी वापस चर्चा में क्यों हुआ है, एक बार यहाँ पे अपन क्लियर कर देते हैं। देखो ये जो आंदोलन है ये लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसमें जो हमारे काम के पॉइंट हैं, जो हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं और आप सबको ये सारे पॉइंट पता होंगे। किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, एमएसपी क्या है, एमएसपी को क्यों लीगल करना चाहिए, लीगल क्यों नहीं करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, ये सारे जो पॉइंट है ये ऑलरेडी 3 साल में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है और ये बार बार और चर्चाओं में आएगा। चर्चाओं में क्यों आएगा? क्योंकि किसान है वो समय समय पर, आंदोलन तो देखो समय समय पर होता रहेगा, और जैसे आंदोलन होगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट और किसानों के बीच में कोई बातचीत होगी, कोई तनाव होगा, कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोई कमेटी कोई बात करेगी, तो ये मुद्दा है वो न्यूज़ में आएगा। और न्यूज़ में आएगा तो उस पर कॉलम लिखे जाएंगे, कहीं ओपिनियन आएगा, कहीं पीडीएफ में इसके बारे में न्यूज़ आएगी। तो हम हर बार इस पर चर्चा करने नहीं बैठेंगे। सिंपल से 2-4 पॉइंट है वो रट लो। मेंस के में काम के हैं, प्रीलिम में एमएसपी काम का है, एफआरपी काम का है, ये सारी जो चीज़ें वो प्रीलिम में काम की। एक बार बैठ के पढ़ के ख़त्म कर दो, बार बार इसको डिस्कस करने का मतलब है नहीं। अभी ये चर्चा में क्यों आया? अभी भी इसी वजह से चर्चा में आया है। क्या हुआ है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो इनके एक नेता थे जगजीत सिंह डल्लेवाल, ठीक है, ये लंबे समय से अनशन कर रहे थे। तो अभी ये क्या हुआ, बीमार हो गए हैं। बीमार हो गए तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में जाओगे तो दवाइयाँ भी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको दवाई देकर, इनको मेडिकल एड देके ये जो हमारा आंदोलन है इनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो ये मामला कहाँ गया, ये सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे कहा कि जो मेडिकल एड दी जा रही है ना, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपके आंदोलन जो है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल एड है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दी जा रही है। ये एक मानव अधिकार है, ठीक है। आप जो मानवीय सहायता देते हो, ठीक है, उस आधार पे ये मेडिकल एड दी जा रही है। तो ये किसी भी आधार पे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं है। तो आप ये बात समझो, कानून और जो मानवता है उसके बीच में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर ड्राइव किया जा रहा है, ना कि आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। सिंपल सी पॉइंट था। ये आंदोलन बार बार हो रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड बार बार न्यूज़ में आएगी, तो हम इसको बार बार डिस्कस करने नहीं बैठेंगे। करंट अफेयर का सुद्धा ही मुद्दा होता है, ऐसे कुछ पॉइंट आ जाए जो खास चर्चा में रहे, ठीक है, वो एक बार चर्चा में रहे फिर वापस चर्चा में न रहे, तो ऐसे पॉइंट को आप पकड़ में ले लो। क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाते हैं तो आपको याद होने चाहिए। बाकी जो बड़े मुद्दे हैं वो तो स्टैटिक्स की है, वो तो आपको करंट अफेयर पीडीएफ में मिल जाएगी, मंथली मैगजीन होता है उसमें मिल जाएंगे, जो ईयरली मैगजीन आता है उसमें मिल जाएंगे। एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो कहीं ना कहीं आपको वो मुद्दे मिल ही जाएंगे। तो उनको पढ़ने की आवश्यकता, एक बार पढ़ो खत्म करो, उनको बार बार देखने की आवश्यकता है ही नहीं। सिंपल सा यही पॉइंट है। दूसरा आर्टिकल है, ये भी स्टैटिक्स का ही मुद्दा है, बट करंट अफेयर में आ गया तो एक बार देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बात हो रही है। इनका जन्म दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? 3 जनवरी, 3 जनवरी को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। इस वजह से ये चर्चा में। बात करें सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, सामाजिक सुधारक थी, समाज सुधारक थी। ये एक पोइट थी और ये एक पावरफुल वॉइस लीडर थी। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करें सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो इनका जन्म है 3 जनवरी 1831 को। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ग्वालियर, सॉरी, इनका जो जन्म हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। 9 साल की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह करवा दिया गया था। विवाह किससे करवाया था इनका विवाह करवाया था ज्योतिराव फुले जी के साथ में। ज्योतिराव फुले जी के साथ में 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह करवा दिया गया था। अब ये जो ज्योतिराव फुले जी है ना, ये भी एक खास शख्सियत है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
इन्होंने भी कई सारी चीज़ें भी ली थी, समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह करवा दिया गया था और ज्योतिराव फूले जी के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो इन्होंने क्या क्या योगदान निभाया उसके बारे में बात करें। ये यहाँ पे देख लो हिंदी में, 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। ये पिताजी का नाम है, ये माताजी का नाम है। 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव फूले जी के साथ में इनका विवाह करवा दिया गया था। इनकी डेथ के बारे में बात करें, 1897 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। कंट्रीब्यूशन, योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना योगदान दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था, समाज सुधार में इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था। उन सब योगदान के बारे में हम जानेंगे। बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी, जिसे फॉर्मली शिक्षा के रूप में जानते हैं। तो पहली महिला शिक्षक कौन थी? पहली, यहाँ पे लिखते फर्स्ट इंडियन विमन जो टीचर थी उनको यही माना जाता है। तो फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड जो महिला टीचर थी वो ज्योतिराव फूले जी थे। ये पॉइंट आप याद रखना, पहली महिला शिक्षक जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है वो कौन थी? ज्योतिराव फूले जी। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या योगदान किया था? 1848 में इन्होंने एक पुणे में स्कूल गर्ल बनाई थी, एक स्कूल बनाई थी महिलाओं के लिए, बच्चियाँ होती है ना, तो गर्ल्स के लिए एक स्कूल बनाई थी, स्कूल फॉर गर्ल्स। कहाँ बनाई थी? पूना में। कब बनाई थी? ये 1848 में बनाई थी। तो इन्होंने पुणे में 1848 में स्कूल फॉर गर्ल्स बनाई थी। ठीक है, ये पहली इस प्रकार की स्कूल थी जो कि बच्चियों के लिए बनाई गई थी, जो कि एक महिला के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने अपने पति के साथ में मिलके 2 ट्रस्ट स्थापित करे थे। इन्होंने 2 एजुकेशनल ट्रस्ट स्थापित करे थे अपने पति के साथ में मिलके। कौन कौन से थे? एक था नेटिव पुणे स्कूल, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे। दूसरा था सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन फॉर ऑफ महार एंड मंग्स। ये महार है, मंग है, ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं और ये दलित कास्ट में आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग से सोसाइटी बनी थी। इनके लिए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक सोसाइटी भी इन्होंने बनाई थी। तो क्या काम किया है? इन्होंने काम किया है, ये पहली भारत की महिला शिक्षक मानी जाती है जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए एक स्कूल बनाया था पुणे में 1848 में। साथ ही साथ में 2 इन्होंने एजुकेशनल ट्रस्ट भी बनाए थे, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे, दूसरा था सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार एंड मंग्स। ये 2 ट्रस्ट बनाए थे, किसके साथ मिलके? ज्योतिराव फूले जी के साथ मिलके। ठीक है, 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये किसने करा था? सावित्रीबाई फूले जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रमोटर ऑफ विडो रीमैरिज, विधवा जो विवाह है उसको इन्होंने प्रमोट किया था। विधवा जिनके पति मर जाते हैं उन्हें विडो कहा जाता है, विधवा कहा जाता है। तो इन्होंने विधवा विवाह को वापस प्रमोट किया था कि विधवाओं के विवाह को प्रमोट किया जाए। इसके लिए भी इन्होंने काम किया था, इसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो राइट ऑफ विडो रीमैरिज ये इनके कारण ही काफ़ी ज़्यादा विख्यात हुआ था। ठीक है, शिक्षा में योगदान, तो पहली महिला शिक्षक थी। 1848 में इन्होंने सावित्रीबाई और ज्योतिराव जी के साथ में मिलकर स्कूल बनाया था पूना में, वहाँ पर 9 लड़कियों ने प्रवेश लिया था। तो ये काम भी इनके द्वारा ही किया गया था। फिर और बात करें इनके लिए तो एक इन्होंने बार्बर स्ट्राइक, मुंबई और पुणे में बार्बर स्ट्राइक को आयोजित किया था। क्या हुआ था? विधवा महिलाएं होती है ना, विधवा महिलाएं, उनके बाल काट दिए जाते हैं। ठीक है, सिर से बाल हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? बार्बर्स जो होते हैं ना, नाई, उनकी हड़ताल करवाई थी। कहाँ करवाई थी? मुंबई और पुणे। तो मुंबई और पुणे में बार्बर स्ट्राइक किसने करवाई थी? तो वो भी सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, इनमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोशल रिफॉर्म में, सामाजिक सुधार में बात करें, सामाजिक सुधार की, तो यहाँ पर भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या करा था? सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो एक इनके पति थे ज्योतिराव फूले जी और एक ये थी सावित्रीबाई फूले। इन दोनों ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। क्या करता था ये सत्यशोधक समाज? ये जो सत्यशोधक समाज है ये करता था, सोशली रिफॉर्म करता था। जो पीड़ित कास्ट होती है, जो ऑपरेसिव कास्ट होती है, उनके लिए आवाज़ उठाने का काम करता था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले जी के द्वारा की गई थी। ज्योतिराव फूले जी जो सावित्रीबाई फूले के पति थे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रह जाएगा। फिर साथ ही साथ में इन्होंने शेल्टर बनाए थे। शेल्टर मतलब होता है घर। किसके लिए घर बनाए थे? 1864 में इन्होंने शेल्टर बनाए थे। ऐसी महिला जो पीड़ित है,
ठीक है, जो अनटचेबल है उनके लिए शेल्टर बनाए थे। साथ ही साथ में इन्होंने बाल हत्या, ठीक है, उनको प्रतिबंधित गृह बनाए थे। बच्चों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए इन्होंने एक गृह बनाया था, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जहाँ पर रेप से पीड़ित महिलाएं हैं, जो ऐसी महिला जिनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उन सब की रुकने की व्यवस्था करवाई थी। तो इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यशोधक समाज बना रही है, शेल्टर होम बना रही है, ये बाल हत्या जो प्रतिबंधक गृह है वो भी इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो समाज में कितना ज़्यादा योगदान दिया जा रहा है। और ये बात कर रहे हैं हम 1800 के आसपास की, 1850-60 की बात कर रहे हैं। यानी कि ये सारे जो काम हैं वो उस टाइम में हो रहे जब इसके बारे में लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे। तो देख लो कितने एडवांस लेवल पे इन्होंने जाके काम किए थे। और भी कई सारी चीज़ें करी थी। 1854 में इन्होंने एक समिति की भी स्थापना करी थी। ये पहली महिला दलित शिक्षिका थी। दलित वर्गों को शिक्षित करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर महिला सेवा मंडल हैं, इनकी भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। मुक्ता सेल्वा, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या थी? ये एक फेमिनिस्ट थी। तो ये किनकी स्टूडेंट थी? ये भी सावित्रीबाई फुले जी की एक स्टूडेंट थी। तो मुक्ता साल्वे जी इनकी एक प्रसिद्ध स्टूडेंट है। मुक्ता सेल्वा एक अपने आप में भी बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, जो कि एक फेमिनिस्ट है, जो कि लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेरी मतलब बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये ही सावित्रीबाई फुले जी की स्टूडेंट थी। सावित्रीबाई फुले जी की लिटरली जो साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो इनकी एक बुक थी गो गेट एजुकेशन, जाओ और एजुकेशन प्राप्त करो। फिर है काव्या फुले, ये भी 1854 में लिखी गई थी। फिर है 52 काशी सुबोध रत्नाकर, ये 1852 में लिखी गई, 1892 में लिखी गई थी। तो ये इनकी कुछ साहित्यिक योगदान है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सत्यशोधक समाज है, इनमें योगदान है इनका। गो गेट एजुकेशन है, काव्या फुले है, 52 काशी सुबोधकर है, ठीक है, महिला सेवा मंडल है। तो ये इनके बारे में कुछ पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बातें सारी की गई, काव्या फुले जी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके नाम पर कई सारी योजनाएं भी चलती है, विश्वविद्यालय भी है इनके नाम पर। महाराष्ट्र सरकार में कई स्कूलें इनके नाम पर चलाई जा रही है। 3 जनवरी को इनके नाम पर जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु के दिवस, इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट भी किया जाता है। यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समाज सुधार आंदोलन है ना, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिला शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये सत्यशोधक समाज है, ये अपने आप में भी एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्रीलिम मेंस दोनों में क्वेश्चन बन सकते हैं। और संस्थाएं जो इनके द्वारा स्थापित की गई थी वो सारे टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है जेजू एयरक्राफ्ट के बारे में। सबसे पहले ये क्यों चर्चा में और क्या चीज़ें हो रही है इसमें। जेजू एयरक्राफ्ट, देखो क्या हुआ है। ये है बैंकॉक और साउथ कोरिया की ओर एक फ़्लाइट जा रही थी। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एक एयरक्राफ्ट है वो लैंडिंग करते टाइम क्रैश हो चुका है, तो आपने ये सुना भी होगा। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं मेंस के लिए, वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो मेंस के लिए दिए नहीं गए हैं। वैसे ये जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग करते टाइम जो अटैक हो जाते हैं, जो मतलब क्रैश हो जाते हैं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये बार बार मुद्दे भी रहते हैं, इसमें चर्चाओं में भी रहता है। तो अगर जो चर्चा में रहता है वो यूपीएससी के लिए खास हो जाता है। तो ये मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी जब हम बात कर रहे हैं ना इसके बारे में, तो यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जो मेंस के लिए हमारे काम आ सके। यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए हैं, जो टर्म हैं, कुछ वर्ड हैं, वो हमारे प्रीलिम में काम आ सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम में उस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें उसके बारे में बात करेंगे। बट मेंस के लिए है खास, बट यहाँ पे कोई वर्ड दिए नहीं गए हैं। बाकी ये जो लोकेशन है, थाईलैंड की लोकेशन है, बैंकॉक जिसकी कैपिटल है, साउथ कोरिया की लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जापान है, चाइना है, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन तो देखो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, प्रीलिम में एक क्वेश्चन इस पर बनता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकेशन सारी आपको पता होनी चाहिए। जब भी पढ़ो मैप साइड में लेके बैठो, जो भी चीज़ दिखे आपको मैप में बस याद कर लो, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अरे यूपीएससी के लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो बहुत आपको आइडिया होने चाहिए। ये जेजू आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर जा रही थी फ्लाइट। ये साउथ कोरिया, यहाँ पर ये जेजू आइलैंड है। ये म्यूआन, ये भी साउथ कोरिया की सिटी है। और ये जहाँ कहाँ रही थी, ये बैंकॉक से होकर फ्लाइट जा रही थी। तो ये हमारे काम की। अब हम काम की चीज़ क्या है, ये प्रीलिम में काम आती है हमारी बेली लैंडिंग। क्या होती है बेली लैंडिंग, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे बेली लैंडिंग के बारे में। ये यहाँ पे अच्छे नहीं, यहाँ पे समझते हैं बेली लैंडिंग होती क्या है। कोई भी फ्लाइट होती है वो ऊपर ऐसे उड़ रही होती है, ठीक है, ऐसे उड़ रही है फ्लाइट का। मैं सही नहीं बनेगा मेरा, कोई भी
जो इमेज है वो सही बनेगा ही नहीं, मतलब जो भी मैं चित्र वगैरह बनाता हूँ मेरे से सही नहीं बनती, मेरी मैपिंग वगैरह बहुत घटिया है। तो आपको समझना ये फ्लाइट है, किस एंगल से फ्लाइट है मत समझो बट ये है फ्लाइट, ऐसे ये ऐसे है, ये इस प्रकार से एक फ्लाइट बनी हुई है। ठीक है जी। अब ये नॉर्मल कैसे लैंड करती है, लैंड करने के लिए इसमें गियर दिए होते हैं, गियर होते हैं। ठीक है, लैंड करने के लिए इसमें ये फ्लाइट नॉर्मल जा रही है, लैंड करने के लिए इसमें क्या होते हैं, गियर दिए होते हैं, अलग अलग प्रकार के गियर होते हैं, इससे ये लैंड करती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, इस गियर के माध्यम से लैंड करवाया जाएगा। बट कभी कभी क्या होगा, आपातकालीन की सिचुएशन होगी, आपातकाल मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन होगी। क्या क्या इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है, ऊपर जा रहा है, एक ट्रबुलेंस आ गया, ऐसी कोई मतलब ऐसी कुछ ऐसी सिस्टम हो गई, जैसे अंधकार हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ तूफान वगैरह आ गया ऊपर जो जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहा है, इनका इंजन है वो खराब हो गया है, ठीक है, फ्यूल है वो खत्म हो गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी, तो ये इसमें आपातकाल में आती है। नॉर्मल ये कहाँ पर लैंड करता है, नॉर्मल करता है रनवे पर, ठीक है। बट सिचुएशन ऐसी है कि रनवे आसपास में कहीं पर है नहीं, तो रनवे में भी बेली लैंडिंग हो सकती है, बट रनवे आसपास में है नहीं, या तो कोई वाटर है या फिर प्लेन ग्राउंड है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब लैंडिंग करनी होगी और गियर काम नहीं कर रहा है, आपातकालीन की स्थिति, गियर भी काम नहीं कर रहा है और ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है, तो अब इनको लैंड करवाना पड़ेगा। अब जब लैंड होगा ना, इसे कहा जाएगा बेली लैंडिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेली लैंडिंग है ओनली रनवे पर होती है, बेली लैंडिंग का मतलब है कहीं पे भी हो सकती है। जब बेली का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, जब गियर काम नहीं कर रहा हो, गियर है ना, इसमें जो गियर होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, तो भाई इसे ऑटोमेटिकली लैंड करना होता है। जब ये लैंड करवाया जाता है इसे कहा जाता है बेली लैंडिंग। बेली लैंडिंग सिंपल सा टर्म किससे जुड़ा हुआ है, फ्लाइट जब उड़ रहा होता है, फ्लाइट जब एयरक्राफ्ट जब उड़ रहा है उसे नीचे लैंड करवाना है। लैंड करवाने के लिए क्या करना है, गियर का यूज़ नहीं करना है। गियर या तो खराब हो गया है या आपातकालीन की सूचना है, ऐसी किसी भी परिस्थितियों में उसे जब लैंड करना होता है तो बेली लैंडिंग की सहायता से की जाती है। तो बेली लैंडिंग सिंपल सा टर्म आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर से आप एक बार देख लो, ये है पे बेली लैंडिंग के बारे में बात करी जा रही है। क्या है, बेली लैंडिंग तब होती है जब कोई विमान लैंडिंग जो गियर होते हैं वो उसको यूज़ करे बिना उसे लैंड करवाया जाता है। वो धड़ से ऐसे नीचे गिरता है, धड़ धड़ ऐसे गिरता है नीचे। गियर होता तो नॉर्मल तरीके से आता है, बट गियर खराब हो गया तो वो ऐसे करके नीचे आएगा, तो उसे कहा जाता है बेली लैंडिंग। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क क्यों है, क्योंकि गियर होगा तो नीचे से व्हील वगैरह अच्छे से काम करेंगे, बट गियर तो नहीं लगाया जाता है, तो वो ऐसे से गिरेगा तो उसमें घिसावट होगी, चिंगारियाँ होगी, जिससे ये विमान है उसमें आग भी लग सकती है। तो फ्लाइट में आग लगने का भी खतरा है, और भी कई सारी चीज़ें नुकसान हो सकती है। ऐसा क्यों किया जाता है, बेली लैंडिंग क्यों करी जाती है, एक तो गियर काम नहीं कर रहा है तब भी ये बेली लैंडिंग की जाएगी। विमान में कुछ नुकसान है, यानी कि उसके पहिए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, आपातकाल की उस सूचना जैसे कि फ्यूल खत्म हो गया है, तो ये सारी स्थितियों में इसको बेली लैंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। लास्ट रिजॉर्ट मतलब इसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं है, आप गियर वगैरह से काम उस लैंड करवाओ, अगर वो नहीं हो रहा है फिर बेली लैंडिंग करवाओ। अगर बेली लैंडिंग का भी ऑप्शन नहीं है ना, यूपीएससी में देखो लास्ट ऑप्शन होता है, ये आपके पास में लास्ट ऑप्शन है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो वैसे बेली लैंडिंग है, ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद में कुछ नहीं, इसके बाद में तो जाओगे किस्मत के भरोसे। तो गियर अप लैंडिंग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये गियर को यूज़ किए बिना लैंड करवाया जाता है। ये आपातकालीन लैंडिंग में यूज़ करने वाली एक टेक्निक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क होता है, उसमें आग भी लग सकती है, इंसान की जान भी जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में ये सारी चीज़ें की जा सकती है। कभी कभार अड्डे पे नहीं पहुंचती है तो उसे बीच में ही करवाया जाता है बेली लैंडिंग। समुद्र में भी कई बार इसको लैंड करवाना पड़ता है, तो वहाँ पर सब जगह बेली लैंडिंग ही यूज़ करी जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम में रनवे पे तो होता है ना, तो गियर लैंडिंग होता है, बट कभी कभार ऐसी है कि रनवे पर भी बेली लैंडिंग से इसे लैंड करवाया जाता है। तो यहाँ सिंपल टर्म आपको पता होना चाहिए, बेली लैंडिंग क्या होता है, इतनी चीज़ आपको आइडिया होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल सा बस बेली लैंडिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है संगीत काल निधि अवार्ड के बारे में। संगीत काल निधि अवार्ड क्यों है चर्चा में? चर्चा में इस वजह से है कि संगीत जो अकादमी है उनके द्वारा 98th अभी एनुअल कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। कहाँ पर की जा रही थी? ये की जा रही थी चेन्नई में। इस दौरान टीएम कृष्णा जी है, इनको संगीत काल निधि अवार्ड 2024 के द्वारा सम्मानित किया गया है। इस वजह से ये चर्चा में। क्या क्यों चर्चा आपको समझ में आ गई है? चर्चा इस वजह से है कि जो संगीत अकादमी है इनका कहाँ हो रहा था, ये इनका जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो हो रही थी चेन्नई में हो रही थी। इनकी जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो हो रही थी चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस दौरान क्या हुआ, टीएम कृष्णा जी, ये जो टीएम कृष्णा जी, इनको संगीत काल निधि अवार्ड
2024 के द्वारा सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में आ गई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे संगीत काल निधि अवार्ड के बारे में बात करेंगे और टीएम कृष्णा जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं संगीत काल निधि अवार्ड के बारे में। तो ये संगीत काल निधि अवार्ड है ना, ये हाईएस्ट अवार्ड है कार्नेटिक म्यूजिक में। कार्नेटिक एक देखो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, हम बाद में अंतर भी देखेंगे, एक होता है कार्नेटिक अवार्ड। ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है ना, इसके फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है ना, हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक की फील्ड में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो संगीत काल निधि अवार्ड है। किनको दिया गया है? टीएम कृष्णा जी को दिया गया है। क्या दिया जाता है इसमें? इसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक पत्र भी दिया जाता है। तो गोल्ड मेडल और पत्र दिया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में ये एक हाईएस्ट अवार्ड है। दो चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं टीएम कृष्णा जी के बारे में। टीएम कृष्णा जी है, ये कार्नेटिक जो म्यूजिक होता है उसमें ये वोकलिस्ट है, ये बहुत बड़े राइटर है, एक्टिविस्ट है, ऑथर है। इनको कई अवार्ड भी मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? रेमन मैग्नेसिस अवार्ड है, उनसे भी सम्मानित किया गया है इनको। संगीत काल निधि अवार्ड अभी जो इनसे लेटेस्ट में सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी जो नेशनल अवार्ड है उनसे भी इनको सम्मानित किया गया है। फिर संगीत जो पुरस्कार है इनसे भी इनको सम्मानित किया गया है। ये जो संगीत पुरस्कार है ना, ये केरला का हाईएस्ट अवार्ड है म्यूजिक के फील्ड में। तो कौन कौन से अवार्ड दिए गए? रेमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया गया है, संगीत काल निधि है, इंदिरा गांधी अवार्ड है और स्वाति संगीत अवार्ड भी दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख अवार्डों से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन अवार्डों के बारे में भी पता होना चाहिए, ये अवार्ड कहाँ का दिए जाते और इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। फिर बात करें टीएम कृष्णा जी के लिटरेरी वर्क की, साहित्यिक कार्यों के बारे में बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, कुछ म्यूजिक लिखे थे, जैसे कि द कार्नेटिक स्टोरी है, MS अंडरस्टूड है, रेसिंग आर्ट है, फिर है स्टेबियंस एंड सन्स है। ये इनके द्वारा कुछ प्रमुख म्यूजिक है वो लिखे गए थे, कुछ म्यूजिक है वो इनके द्वारा राइट किए गए थे। तो ये पूरा आर्टिकल था टीएम कृष्णा जी के बारे में। अब यहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक इनके बीच में अंतर दिया गया है। हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है नॉर्थ साइड में ज़्यादा है, ये साउथ साइड में। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा, यहाँ पर राग पे ज़्यादा फोकस होता है, यहाँ पर ताल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर यहाँ पे 6 राग होती है, यहाँ पे राग कम होती है, 6 राग और 10 वोकल्स होते हैं, यहाँ पे राग कम होती है। ठीक है, यहाँ पे ताल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कम होते हैं। यहाँ वोकल पे कम फोकस किया जाता है, यहाँ पर वोकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, इसमें जो इम्प्रोवाइजेशन होता है ना, इम्प्रोवाइजेशन उसका कम ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि वोकल्स पे कम फोकस किया जाता है। इसलिए इस जो म्यूज़िक होता है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, बट यहाँ पर वोकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसका स्कोप बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर संस्कृत है, तमिल है, उन भाषाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कर्नाटिक म्यूजिक में, और हिंदी में संस्कृत वगैरह पे ज़्यादा कम फोकस किया जाता है। यहाँ पे उर्दू है, हिंदी है, इन भाषाओं का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। फिर बात करें यहाँ पर और कहाँ का इम्प्लीमेंट देखने को मिलता है, अफगान है, पर्शियन है, अरब है, और ये मोस्ट ऑफ है वो अपने इंडिजियस है। यहाँ पे जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पर इसका ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है, इस पर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। और यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फ्लूट है, वायलिन है, तबला है, सारंगी है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है ना वायलिन, वीणा, इन पे जो हिंदुस्तानी जो मोस्ट पहले हुआ करते थे हमारे जो एंशिएंट टाइम में, वो कर्नाटिक से मिलते जुलते ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, और हमारे जो वर्तमान टाइम में उस पर इन्फ्लुएंस है ना, बाहर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है। ये थोड़ा बहुत आप वैसे भी समझो ना, यहाँ पे है ना डायरेक्ट वो इन्फ्लुएंस रहा है, मुगल्स का है, जो भी बाहर से अटैक हुए थे वो नॉर्थ साइड में ज़्यादा अटैक हुए थे, तो उनके साथ साथ जो भी चीज़ें आई हुई उनका इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। साउथ साइड में बहुत ही कम जो राजा हुए थे ना, जो मुगल्स थे या कोई भी देख लो जिसने नॉर्थ साइड को इन्वेज किया है, तो उसका साउथ में बहुत ही कम असर देखने को मिला है। अंग्रेज ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने पूरे साउथ पे कंट्रोल किया है। तो आप ये भी देखो कि रिसेंट टाइम में है ना, वहाँ पे अंग्रेजों का जो वर्चस्व है वो देखने को मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी वहाँ का है वो चीज़ें देखने को मिलती है। बट जो भी एंशिएंट टाइम में मुगल्स वगैरह के हैं ना, वो इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता है। तो ये आप अंतर देखोगे, तो ये थोड़ा बहुत है। यहाँ पे घराने होते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक है वहाँ पर अलग अलग घरानों का वो कॉन्सेप्ट है, और कर्नाटिक में घरानों का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। राग कहाँ होती है, राग हमारे साइड में मतलब नॉर्थ साइड में राग ज़्यादा होती है, साउथ साइड में कम होती है, वहाँ पे ताल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। थोड़ा बहुत आइडिया लगाओगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में क्या अंतर होता है। कर्नाटिक इट्स नॉट मीन दैट कि कर्नाटक में फेमस है। कर्नाटिक म्यूजिक इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओनली
कर्नाटक में ही फेमस है। इसका मतलब है वो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, जो आंध्र प्रदेश है, नॉर्थ साइड, साउथ साइड का पूरा एरिया ना, केरल वगैरह, वहाँ सब जगह फेमस है। और हिंदुस्तान इट्स नॉट मीन दैट कि यूपी बिहार वगैरह, ये यूपी बिहार पंजाब दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ पर ज़्यादा फेमस है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर आपको पता होना चाहिए। टीएम कृष्णा जी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये आर्टिकल फ्रंट पेज पे था तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में ये जो आर्टिकल है ना हमारा, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार के बारे में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। बात क्या हुई है, बात सिंपल सी ये हुई है कि बेंगलोर में क्या हुआ, बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बन रहा था। इस दौरान क्या हुआ, लोगों से जमीन ली गई थी, उनकी प्रॉपर्टी है वो सरकार के द्वारा एक्वायर की गई थी, अधिग्रहण की गई थी। अब ये जो अधिग्रहण की गई थी तो सरकार को क्या देना होगा, मुआवजा देना होगा। तो सरकार ने मुआवजा भी दिया, पर ये जो सरकार ने मुआवजा दिया ना, ये 2003 की मार्केट रेट के अकॉर्डिंग दिया। यानी कि सरकार ने लैंड है उसको एक्वायर किया, बट जो मुआवजा दिया ये जो 2003 के अकॉर्डिंग दिया। तो ये मुद्दा कहाँ गया, ये सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बात तो भाई हमारी बात सुनो, आप जो 2003 के अकॉर्डिंग ये मुआवजा देते हो इसे तो हटाओ, आप मुआवजा दो 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 में जो मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंग मुआवजा दो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दी, ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये एक मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट है। यानी कि ये एक ह्यूमन राइट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। इसे आप मन चाहे ढंग से समाप्त नहीं कर सकते हो। सरकार का मन आ गया किसी से भी लैंड एक्वायर करी, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक संवैधानिक और ये एक मानवीय अधिकार है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर कानून को फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इसे डिटेल में देख सकते हैं, इसके लिए एक अलग से आर्टिकल भी है, लेकिन इसे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बात करें राइट टू प्रॉपर्टी की, तो पहले क्या था, पहले ये था, ये हमारे मूल संविधान में क्या था, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में, इन दोनों के तहत ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ये हमारा एक मूल अधिकार हुआ करता था। जो हमारा मूल संविधान था, ठीक है, उसमें ये एक मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब ये जो मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, तो सरकार चाहती थी जमीन को अधिग्रहण करना, अलग अलग कामों के लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण करना था। तो ये मुद्दा कहाँ जाता था, सुप्रीम कोर्ट में जाता था, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट था। तो जो सरकार है वो जमीन को अपने एक्वायर नहीं कर पाती थी, क्योंकि फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये मुद्दा कहाँ जाता था, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार का जो भी हस्तक्षेप था उसे रोक देती थी। इस प्रकार ये बार बार मुद्दा देखने को मिलता है। फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये आया 42nd अमेंडमेंट आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। ये कब आया था, 1976 में। इस दौरान क्या किया गया, इस दौरान किया गया, ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे समाप्त कर दिया। हम बात करें 42nd को, उसके बाद में आता 44, मेन ये 44 वाला है, पर उससे पहले 42nd में भी ये काम कर दिया गया था। तो इस दौरान पूरे संविधान में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए। तो ये जो कही था ना, ये आपातकाल के दौरान आया था। उसके बाद में इंदिरा जी की सरकार गई और दूसरी मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी। ये कहाँ बनी थी, 1977-78 में बनी थी। तो इन्होंने जो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें संविधान में बहुत बड़े बड़े संशोधन हुए थे। तो उसको रोकने के लिए ये जो संशोधन हुए थे, इसी संशोधन का जो परिवर्तन था उसे रोकने के लिए, इसे खत्म करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। और ये जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें जो 42 के थे काफ़ी सारे प्रावधान को तो खत्म कर दिया, बट ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर ये जो संपत्ति का अधिकार था 44 में, यहाँ पे एक बार देख लो, ये एक जगह पेज ले लेते हैं, यहाँ पे 42 की ज़्यादातर जो प्रावधान थे उसे 44 में ख़त्म कर दिया। बट ये जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, आरपी से समझ लो, या संपत्ति का अधिकार लिख लेता हूँ अलग से, संपत्ति का जो अधिकार था इसे खत्म नहीं किया गया। ये संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था, बट अभी क्या कर दिया 44th में इसे मूल अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया और इसे एक लीगल राइट यानी कि एक वैधानिक कानून बना दिया गया। यानी कि 44th जो अमेंडमेंट आया उसके बाद में यह एक वैधानिक कानून या वैधानिक अधिकार बन गया। साथ ही साथ में इसे संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अब कानून के बिना कानून की, ठीक है, बिना लॉ के
सरकार मनचाहे ढंग से इसे कभी भी नहीं छीन सकती है। इसके लिए प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद में किसी व्यक्ति को है संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो अब फंडामेंटल राइट होता तो सरकार वंचित कर ही नहीं पाती थी, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब इसको वंचित करना है किसी को संपत्ति के अधिकार से, तो वहाँ पर प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया होती, कानूनी जो प्रोसेस होता उसे अपना कर ही उस व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर सरकार को उसके लिए मुआवजा देना होगा। ठीक है, मुआवजा देने के बाद ही सरकार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से हटा सकती है। ये पूरा प्रोसेस ऐड कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट टाइम में कहा है वो यही बात करी है कि ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये एक मानवीय अधिकार है, यानी सरकार इसे मनचाहे ढंग से अपनी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है? ये लीगल राइट है, ये लीगल अवेलेबल एनी पर्सन है, राइट टू अवेलेबल है सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल और नॉर लीगल राइट। तो ये क्या है? ये लीगल राइट है, अवेलेबल ओनली सिटीजन नहीं, ये सभी को अवेलेबल है। तो लीगल राइट है, एनी पर्सन, सभी को ही अवेलेबल है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन है, बी सही है यहाँ पर, क्योंकि ये सभी को अवेलेबल है और एनी पर्सन है और ये फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। ठीक है जी, ये पूरा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट जो अवार्ड है खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, इसे हम आगे भी, क्योंकि बार बार भी आएगा तो यहाँ पे इसमें कम पॉइंट दिए गए, तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है 2024, ये है, इनकी घोषणा कर दी गई सरकार के द्वारा और ये राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये पुरस्कार की घोषणा करी जाती है। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, स्पोर्ट मिनिस्ट्री होती है, उनके द्वारा घोषणा करी जाती है। कौन सी मिनिस्ट्री है? स्पोर्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, उसके द्वारा घोषणा करी जाती है। प्रोवाइड कौन करता है? प्रोवाइड की जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा, प्रेसिडेंट जी उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इसमें 6 समूह होते हैं, 6 ग्रुप ऑफ अवार्ड होता है, 6 अवार्डों का एक ग्रुप होता है। अब कौन कौन से 6 अवार्डों का ग्रुप होता है? सबसे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ठीक है, उसके बाद में अर्जुन अवार्ड है, फिर अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड है, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। ठीक है, 6 कौन कौन से हैं? मेजर ध्यानचंद 1, दूसरा अर्जुन अवार्ड, तीसरा अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड, चौथा द्रोणाचार्य अवार्ड, पांचवा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। बात करें 2024 की, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में गुकेश को दिया गया है, डी गुकेश, जो शतरंज के हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस भी करा था, तो गुकेश जी को दिया गया है। सेकंड है हॉकी में दिया गया हरमनप्रीत सिंह जी को, हरमनप्रीत सिंह है, उनको दिया गया हॉकी के लिए। प्रवीण कुमार जी है, उनको पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया। मन्नू भाकर जी है, इनको निशानेबाजी के लिए दिया गया। ये अवार्ड जो दिया जाता है ना, मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ये 4 साल की अवधि में जो खेल में अच्छा काम करता है उनको दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह जी को, प्रवीण कुमार जी को और मन्नू भाकर जी को ये अवार्ड दिया गया है। फिर एक होता है अर्जुन अवार्ड, फिर एक होता है अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड, फिर जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है ना, द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य गुरु थे, तो ये दिया जाता है, कोच को अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम है, वो एजुकेशन पे फोकस करते थे, तो ये अवार्ड दिया जाता है, यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। फिर है खेल प्रोत्साहकार है, खेल को जो प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे संगठनों को जो खेल को प्रोत्साहित करते हैं। तो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, वो खेल को प्रोत्साहित करने वाले संगठनों को दिया जाता है, जो 3 वर्ष में, पिछले 3 वर्षों में खेल को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024 के बारे में था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के द्वारा ये अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं, प्रेसिडेंट जी के द्वारा दिए जाते हैं। 6 अवार्ड का एक ग्रुप है, किसको उसको दिया जाता है? स्पोर्ट पर्सन को, कोचेस को और ऑर्गेनाइजेशन को, स्पोर्ट पर्सन, कोच और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद, गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मन्नू भाकर जी। फिर ये सारे अवार्ड इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है गोमती रिवर के बारे में, वाई इट इज इन द न्यूज़। न्यूज़ की बात करें तो क्या हुआ है, सिंपल सी बात हुई है कि गोमती रिवर है, उसका कायाकल्प करने के लिए, यानी कि वहाँ जो भी दिक्कतें होती है उसे सॉल्व करने के लिए, पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। क्या हुआ था, हमारी जो आर्मी होती है ना,
उसमें क्या हुआ था, जो एक्स आर्मी पर्सन होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो गंगा रिवर है उसकी सफाई करने के लिए एक ऐसी टीम बनाई जिसे कहा गया समग्र पारिस्थितिकी कार्यबल, CETF। ये किसने बनाया था, ये एक्स आर्मी पर्सन थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, आर्मी के व्यक्ति थे जो आर्मी थे, ठीक है, वो रिटायर्ड हो चुके थे, उनका एक समूह बना, वो उन्होंने एक मीटिंग करी, उन्होंने क्या कहा, भाई गंगा नदी है इनकी साफ सफाई करनी है, तो इसके लिए इन्होंने एक टीम बनाई जिसे कहा गया समग्र पारिस्थितिकी कार्यबल, CETF कहा गया। और इन्होंने अच्छा काम किया, गंगा नदी है ना उसको साफ सफाई में इन्होंने अच्छा काम किया। और हमारे जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उसके जो प्रयास है उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। तो अब इसकी जो सफलता देख के फिर लोगों को लगा, मतलब जो आर्मी पर्सन है उनको लगा कि हमारा जो समग्र पारिस्थितिकी कार्यबल था उन्होंने अच्छा काम किया, तो हम गोमती रिवर है उसकी साफ सफाई के लिए भी अच्छे से काम करते हैं। तो ये गोमती रिवर वाला मुद्दा चर्चा में आ गया। गोमती रिवर के बारे में बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का जो पीलीभीत जिला है वहाँ पर एक लेक है, लेक का नाम क्या है, गोमतताल लेक, या जिसे फुल्लहर लेक भी कहा जाता है। तो यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, यूपी का पीलीभीत जिला, वहाँ पर एक गोमतताल या फुल्लहर झील है, वहाँ पे और वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से उद्गम होता है गोमती रिवर का, ठीक है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। गंगा में कहाँ मिलती है, ये गाजीपुर में आके गंगा में मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी, गोमती की एक कठिना नदी है और सेई नदी है, कठिना और सेई है वो गोमती की सहायक नदियाँ है। सेई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेई के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 शहर लखनऊ जौनपुर, ये भी याद रखना, गोमती रिवर पर कौन से शहर है, जौनपुर, मिर्जापुर देखिए ना, वही वाला जौनपुर ये वाला है, ठीक है। कहाँ पर है, गोमती पर, गोमती पे कौन सा शहर है, लखनऊ है और जौनपुर है, ये ठीक है। पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, याद रखना। ये है कॉम्पोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, किसने बनाई थी, एक्स जो आर्मी पर्सन थी उनके द्वारा बनाई गई थी, और उसी आधार पर गोमती रिवर के लिए भी एक टास्क फोर्स बना है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये बात हम कर चुके हैं, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक लेक है, लेक से ओरिजिनेट होती है और गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी, याद रहेगा। उसके बाद में हमारा आर्टिकल है सेतुर्णी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, सेतुर्णी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़, सिंपल सी बात है, कई बात है भाई। क्या हुआ है कि जो सेतुर्णी वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर एक जंतु सर्वेक्षण करवाया गया है, यहाँ पर एक फोनल सर्वे करवाया गया है। क्यों हुआ था ये जंतु सर्वेक्षण, कुछ जंतु होते हैं जैसे कि बर्ड्स यानी पक्षी है, बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ है, इन सब का रिकॉर्ड रखना होता है। यहाँ पर जो पक्षियाँ होते हैं, जो बटरफ्लाइज तितलियाँ होती हैं, इनका डेटा रखो, रिकॉर्ड रखो, इससे क्या होगा, इनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए एक सर्वे किया गया, कहाँ किया गया था, ये सेतुर्णी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया था। तो यहाँ पर सर्वे किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है। यहाँ पर जो ज़्यादातर फोकस किया गया था वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पर और मालाबार बैंडेड पिकॉक पर, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ना, ये केरल राज्य का स्टेट बर्ड यानी कि राज्य पक्षी भी है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केरल का स्टेट बर्ड भी है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं सेतुर्णी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सेतुर्णी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर लोकेटेड है, सबसे पहले ये केरल के कोल्लम जिले में। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, केरल के कोल्लम जिले में सेतुर्णी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, केरल के कोल्लम जिले में लोकेटेड है। ये अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। कहाँ लोकेटेड है, केरल के कोल्लम जिले में अगस्त्यमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यहाँ पर इसका जो नाम है वो इसकी जो सेतुर्णी रिवर है इसके आधार पर इसका नाम दिया गया सेतुर्णी। यहाँ पर कालपुतड़ा है, सेतुर्णी है, कालतुरुपी जैसी कुछ प्रमुख नदियाँ भी बहती है। ये जो तीनों नदियाँ आगे मिलकर कल्लड़ा नदी के नाम से जानी जाती है। पहले कलपुतड़ा, सेतुर्णी और कालतुरुती। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट आप याद रख लेना, कुल्ला तुपुड़ा, सेतुर्णी और कालतुरुती, ये 3 नदियां हैं, आगे जाके मिलती के बनती है कल्लड़ा नदी के नाम से, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं, हाथी, गौर, सांबर वगैरह नॉर्मल कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, जो सब जगह देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर जो इकोसिस्टम है ना, एक अलग तरीके से इकोसिस्टम बनाया गया प्लानिंग तरीके से, जिसका नाम है थेनमाला, वो यहीं पर लोकेटेड है। सेतुर्णी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही थेनमाला लोकेटेड है। थेनमाला में क्या है, एक अलग प्रकार से इकोसिस्टम बनाया गया प्लानिंग तरीके से। तो ये भारत का पहला जो प्लान इकोसिस्टम है
थेनमाला वो शैतूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको शैतूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में होना चाहिए। ये राइट टू प्रॉपर्टी हमने अभी ऊपर देखा था, ये फंडामेंटल राइट था, बट अभी इसे हटा दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक संवैधानिक राइट है, मानवता प्राप्त अधिकार है। 19(1)(f) में था, 31 में था, उसे खत्म कर दिया, 301(a) में जोड़ दिया है, 300(a) में जोड़ दिया गया। अब ये संवैधानिक अधिकार है, बिना कानून की उचित प्रक्रिया के व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में ये आर्टिकल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है कि क्या आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के बाद में ये जो फ्रॉड वोटर होते हैं इनसे लड़ा जा सकता है। इस पे आपके अपने पॉइंट बताओ। वैसे इसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे भी नहीं जो हमें डिस्कस करने चाहिए, बट आप इसके पॉइंट बताओ कि क्या इसे रोका जा सकता है। अगर आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर दो तो क्या इसे रोका जा सकता है। कुछ पॉइंट तो आप जरूर आपको पता होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो है ना, लोगों ने फेक आधार कार्ड भी बना रखे हैं, तो आप रोकना थोड़ा मुश्किल है। अब चैलेंज लिखना हो तो यहाँ पे ये काम आ सकता है, बट आधार कार्ड भी थोड़ा प्रोसेस टफ हो जाए और भी टफ हो जाए, जैसे अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी टफ हुआ है, इजीली आधार कार्ड नहीं बनता है, तो वैसे इसे और टफ बना दिया जाए तो रोका जा सकता है एक हद के बाद में। तो इसके बारे में आर्टिकल है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, सरकार इससे रिलेटेड कुछ चेंजेस लेके आ रही है, तो ये आर्टिकल है इसके बारे में। तो अब इस आर्टिकल में बात करेंगे सबसे पहले ये स्कीम क्यों लाई थी, इसका उद्देश्य क्या था, कब इसे लॉन्च किया गया था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। काफ़ी देखो बहुत 2016 में लॉन्च करेगी ये जो स्कीम है ना, 2016 में लॉन्च करेगी, तो तब से लेके अभी तक लगातार ये चर्चा में बनी रहती है। और यूपीएससी इसके बारे में ऑलरेडी कई बार प्रीलिम और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको है ना इसके बारे में इतना आइडिया होना चाहिए कि अभी है ना ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट याद रखना है या छोटी छोटी बातें आ रही है तो इसे ट्रैक करना है। अब ये स्टैटिक्स का पार्ट बन गया है। लंबे समय से कोई मुद्दा आ रहा है तो वो ऑलरेडी आपका पार्ट बन चुका है, उसको हर बार ट्रैक करने नहीं बैठ रहा है भाई, एक बार आओ खत्म करो। ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको एक बार में निपटा दो, ठीक है। जैसे अभी जो आया है ना ये मुद्दा एक बार में पढ़ने वाला था, ये जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया शैतूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, ये स्टैटिक्स के पार्ट ही है ना, एक बार बैठो खत्म करो। संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह है, ये स्टैटिक्स के हमारे टॉपिक, एक भी करंट अफेयर का मुद्दा नहीं है। ये करंट अफेयर टफ है, टफ है, कहाँ करंट अफेयर टफ है भाई, करंट अफेयर का तो मुद्दा ही नहीं है, सारे हमारे कॉमन मुद्दे पड़े। तो वही बात है, हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। फिर आप बोलोगे तो बना ही क्यों रहा है वीडियो, जब तेरे को यूँ लगता है कि स्टैटिक्स का मुद्दा है तो करंट अफेयर के नाम पे क्यों बना रहा है। वही बात है, पढ़ना है, पढ़ाई हो जाएगी ना, एक बार रिपीट कर लेते हैं ना बार बार तो थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी है करंट अफेयर का मुद्दा, एक बार बैठ के खत्म करने वाला मुद्दा है, बार बार इसे देखने की जरूरत है नहीं। अब इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक लॉन्च की गई थी स्कीम थी, ठीक है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। ये एक बीमा इंश्योरेंस की स्कीम थी। आगे हम देखेंगे इस स्कीम में होता क्या है, उद्देश्य क्या था। एक राष्ट्र एक योजना के थीम पर आते थे, वन नेशन वन स्कीम के थीम पर इसे लॉन्च किया गया था। इसमें इससे पहले दो स्कीम थी, कौन कौन सी दो स्कीम थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल, यहाँ पे देख लो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, ठीक है। और उसके बाद में थी मॉडिफाइड यानी संशोधित, मॉडिफाइड NAIS, एक थी NAIS मतलब राष्ट्रीय कृषि इंश्योरेंस स्कीम, ये राष्ट्रीय कृषि इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और इसके बाद में एक और थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसके आगे जोड़ दो संशोधित, इसके आगे जोड़ दो संशोधित, तो ये दो स्कीम हो जाएगी। अब ये जो नई स्कीम आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसने पुरानी दो कौन सी NAIS खाली और मॉडिफाइड NAIS, एक मॉडिफाइड वाली एक सिंपल है, इन दोनों को मर्ज किया, इन दोनों के अच्छे पॉइंट हटाए, इन दोनों की कमियां हटा के लेके आया। मतलब नई स्कीम आई वो कौन सी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये इन दोनों के तर्ज पे आई थी। फसल बीमा स्कीम है वो NAIS और MNAIS के आधार पे आई थी फसल बीमा योजना। लॉन्च कब हुई ये दो, 2016 में हुई थी, ठीक है। एक राष्ट्र एक थीम के आधार पे ये लॉन्च हुई थी। पहले दो उसके कमियां थी उनको हटाया और ये लेके आई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होगा, अब देखो आप कोई भी फसल उगाते हो, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, क्या क्या नुकसान आ सकते हैं। फसल उगाया, बारिश नहीं हुई, फसल उगानी थी पर बारिश नहीं हुई, पहला लॉस हो गया। उगा बारिश हो गई, आपने उगा भी दी, ठीक है, पानी वानी की व्यवस्था भी कर दी, पर इसमें कीड़े पड़ गए, बीमारी हो गई, ये लॉस हो गया। या ये सब भी हो गया, कीड़े नहीं पड़ी, आपने अच्छे से फसल कटाई कर दी, बाढ़ आ गई, फसल बह गई। ये भी नहीं बहा, आप गाड़ी में ट्रक लेके जा रहे थे और बीच में ट्रक पलटी खा के ये खत्म हो गया। तो कितनी सारी प्रॉब्लम है, हर जगह 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 लास्ट तक प्रॉब्लम रहती है।
तो ये जो स्कीम है ना, इसके तहत सारे जो सेक्टर है ना, फसल उगाना है, फिर उसकी बुताई करनी है, जुआई करनी है, सारी चीज़ों से लेके लास्ट एंडिंग तक जहाँ तक बेचना है, ये सारे पॉइंट को कवर कर दिया गया। कहीं पे भी आपका कोई नुकसान होता है, सारे पॉइंट को कवर कर दिया गया। अगर कहीं पे भी नुकसान होगा तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, यानी कि इंश्योरेंस जो भी होगा वो आप क्लेम कर सकते हो। अब पैसे कितने देने होंगे? प्रीमियम यानी किस्त देनी। देखो, आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उसके लिए क्या देते हो? प्रीमियम देते हो, यानी कि पहले आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें है। अगर आपकी खरीफ की खेती है, खरीफ की क्रॉप है, तो आपको देने पड़ेंगे 2% देने पड़ेंगे। रबी की है तो 1.5% देने पड़ेंगे, ठीक है। और आपकी है ना हॉर्टिकल्चर है, जैसे कि जो बागवानी की खेती वगैरह होती है कॉमर्शियल, उसके लिए 5% जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये हैं, उसमें से खरीफ में 98 रुपये गवर्नमेंट देगी, 2 रुपये आप जमा करवा दो। रबी है, रबी की है तो यहाँ पे आपको ओनली 1.5 रुपये ही जमा करवाना है। और आपके पास में हॉर्टिकल्चर है तो यहाँ पे आपको 5 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। रेस्ट पैसे कौन देगा? रेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। क्या क्या चीज़ें कवर की जाएगी? सारी चीज़ें, पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें कवर कर दी जाएगी, ठीक है। अब आगे अंतर देखेंगे तो आपके और मुद्दा स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये काम करती है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राकृतिक आपदा, नेचुरल जो डिजास्टर आते हैं, बीमारियां जो भी होती है, इनके कारण अगर खेती खराब हुई, किसान की जो भी खराब हुई, तो उनको वित्तीय सहायता मिलेगी या बीमा जो कवरेज है वो मिलेगा, इंश्योरेंस इनको मिल जाएगा। भाई आपकी खेती किसी भी प्रकार से खराब हुई है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। इससे क्या होगा? किसानों की जो आय है वो स्थिर रहेगी, क्योंकि किसानों को अब टेंशन ही नहीं है। भाई मौज करो, खेती बो, किस्तें लो, अगर आपकी नुकसान भी हो गया तो गवर्नमेंट पैसे दे देगी। वही बात है, इस प्रकार से ये काम करेगी। गवर्नमेंट किसे देगी? इंश्योरेंस कंपनी को देगी। इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को देगी। आपको नॉर्मल इतने पैसे जितने 1.5%, 2% और 5% चुकाने, रेस्ट जो भी है वो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। तो अपना कोई लोड ही नहीं है, गवर्नमेंट जाने और वो कंपनी जाने। इससे क्या होगा? किसान नई नई आधुनिक जो पद्धतियाँ होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, उनका यूज भी कर सकता है, क्योंकि किसानों के पास में कोई टेंशन की बात नहीं है, पैसों की कोई टेंशन की बात है नहीं, और किसानों को आसानी से ऋण भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें है। प्रीमियम क्या है? 2% है, 1.5% है और 5% है। बागवानी 5, रबी 1.5%, खरीफ है वो 2% है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमियम 9 ऊपर वाला सारा गवर्नमेंट देगी, आपको ओनली इतना ही पे करना है। ऊपर वाला कौन देगा? वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। अब ये तो अच्छी बात थी। अब कुछ चैलेंज भी देखने को मिलते हैं, कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कमी है राज्यों के पास में फंड नहीं है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वैसे तो, बट यहाँ पे गवर्नमेंट है वो राज्यों से भी पैसे लेती है। कुछ गवर्नमेंट पैसे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसे देने होते हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सेक्टर, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगी, कुछ स्टेट को देने पड़ेंगे। पर स्टेट के पास में पैसे ही नहीं है, राज्य सरकार के पास में पैसे ही नहीं है, तो वो वित्तीय कंपनियों को पैसे देते ही नहीं है। वित्तीय कंपनियों को वो नहीं देंगी, सॉरी बीमा कंपनियों को वो देते ही नहीं है। अगर बीमा कंपनियों को वो पैसे नहीं देगी तो वो आगे किसानों को नहीं देंगे। तो पहली है फंड की कमी है, फाइनेंस की कमी है। दूसरी है निपटान नहीं किया जाता। किसान होते हैं ना, उनको ये मिलता नहीं है। किसान कई बार क्लेम भी कर जाते हैं, उनको मुआवजा है वो मिलता नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। किसानों को जो मुआवजा है वो देरी कर दी जाती है मुआवजे देने में, तो ये चैलेंज देखने को मिलता है। फिर कार्यान्वयन में सही से इंप्लीमेंट इसका हो नहीं रहा है। जो बीमा कंपनियां वगैरह होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, वो आप ये बताओ इतने टाइम से ये चल रही स्कीम, रियल में आपके आसपास के कितने किसान हैं उन्होंने जो स्कीम है इसमें इंप्लीमेंट किया है, उनको उनके नुकसान के कारण ये मिला है इंश्योरेंस? मोस्ट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग तो किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि पहली बात लोगों को पता ही नहीं है इस स्कीम के बारे में। दूसरी बात, अगर किसी को पता है तो क्लेम करने में बहुत ही दिक्कतें आती है। बोलना तो ईजी होता है कि भाई क्लेम करो पैसे मिल जाते हैं, पर रियल में सबसे बड़ी भारत में जितनी भी योजना है उनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वो वास्तविक ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाती, उनका कार्यान्वयन सही से नहीं होता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये देखने को मिलता है। इसलिए कहीं पे भी आपको लिखना हो ना कुछ आंसर राइटिंग में, तो आप ये पॉइंट हमेशा लिख सकते हो। कार्यान्वयन का मुद्दा तो लिख ही सकते हो, फंड का मुद्दा और कार्यान्वयन का मुद्दा, यानी कि वित्तीय कमियां हैं, वित्तीय भारत के पास में कहाँ फंड पैसे नहीं है, राज्य के पास में कमी है, तो ये तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। और कार्यान्वयन सही से नहीं होता तो ये भी कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो वही ये फाइनेंशियल कमी है और इम्प्लीमेंटेशन में इशू देखने को मिलते हैं। ये कमियां आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक और स्कीम है जिसमें भी चर्चा हो रही है। ये स्कीम कौन सी है? रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये कौन सी स्कीम है? रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अब इसको है ना दोनों को साथ में देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें अंतर क्या है। ये है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इन दोनों में अंतर आपको समझना है। रीस्ट्रक्चर का मतलब पुनर्गठित मौसम आधारित
फसल बीमा योजना, मौसम आधारित, ठीक है, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड यानी कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इन दोनों का अंतर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा दरअसल ये कहना क्या जाता है, और ये स्कीम किससे संबंधित है और दूसरी वाली किससे संबंधित है। ये जो रीस्ट्रक्चर्ड वाली है इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री वाली है इसे भी 2016 में लॉन्च किया गया था। ये जो रीस्ट्रक्चर्ड वाली है किन किन बातों को कवर करती है, अगर किसी भी कारण मौसम पॉइंट को याद रखना, तापमान बढ़ गया या कमी पड़ गई, आपने सर्दियों में कोई भी फसल बो रखी है, अब वहाँ पे जरूरत पड़ती है सर्दी की, बट वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही तो आपकी फसल खराब हो गई। कई बार आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में जो लू चलती है ना, खतरनाक वाली लू, उसके कारण भी फसल नष्ट हो जाती है। गर्मियों में कुछ ऐसी हवाएं चल रही है, सर्दियों में कुछ ऐसी हवाएं चल रही है जिससे फसल नष्ट होगी। तो ये ओनली मौसम के कारण जो भी दिक्कत होती है, तापमान है, आर्द्रता है, हवा है, वर्षा है, इन सब के कारण कोई भी फसल है वो बर्बाद होगी। किसके कारण है, जो मौसम से रिलेटेड है, वर्षा है मौसम से रिलेटेड है, ठीक है, तापमान है मौसम से रिलेटेड है, आर्द्रता है मौसम से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ों के कारण अगर फसल खराब होती है तो आपको पैसे मिलेंगे। बट हम बात करें प्रधानमंत्री बीमा योजना की, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है, अर्थक्वेक है, ठीक है, ड्रॉट है, ये सारी प्राकृतिक आपदा है। वैसे तापमान वापमान है ये मौसम में आ जाता है क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना, बट ये प्राकृतिक आपदा, ड्रॉट पूरे 4 महीने के लिए पड़ गया, ड्रॉट सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ गई लंबे समय के लिए, बाढ़ ही बाढ़ है तो नुकसान हो गया, तो ये प्राकृतिक आपदाओं को कवर करती है। या फिर कीटों के कारण, आपने सुना टिड्डी का हमला है उसके कारण हो गया, तो ये पुनर्गठित वाली है ना, वो जो फसल बीमा योजना, वो वहाँ पे पैसे नहीं देगी। फसल बीमा योजना है वो पैसे देगी अगर किसी कीटों के कारण नुकसान हो गया तो, ठीक है, वो बीमारियों के कारण। तो ये दोनों में पहला अंतर है कि एक मौसम को कवर करती है, एक प्राकृतिक आपदा कीटों सबको कवर करती है। दूसरा है ये जो है ना घाटा, मतलब आपका नुकसान है वो कैसे कवर करेगी कि अनुमान लगाएगी भाई मौसम कैसा था, ठीक है, कितना तापमान कम ज़्यादा था, उसके कारण कितना नुकसान हो सकता है, इसका एस्टिमेट लगाएगी। और वो कैसी एस्टिमेट लगाएगी, ये लगाएगी भाई कि है ना कितना ड्रॉट पड़ा था, उसके कारण कितनी अनाज की फसलें होनी चाहिए थी और अभी कितनी हुई है, तो ये बड़े लेवल पे एस्टिमेट लगाएगी, ये छोटे लेवल पे एस्टिमेट लगाएगा। जोखिम कवर क्या करेगा, ये सूखा वगैरह, गर्म लहरें उनको करेगा, और ये प्राकृतिक आपदा कीट फसल वगैरह उनको कवर करेगा। ये पहले से डिसाइडेड होता है भाई मौसम कैसे चेंज होने वाला है, इस बार लगता है कि तापमान ज़्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा, इससे होता है। जो फसल बीमा वाला है ये रियल टाइम पे होता है, हमको पता होता है भाई कैसी चीज़ें होने वाली है। अब सिंपल बात है ना, ये थोड़ी अच्छी स्कीम है, इसमें कमियां ज़्यादा है क्योंकि ये रियल टाइम को काउंट नहीं करती है, ये ज़्यादा फोकस होता है जो भी मतलब मौसम में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ड्रॉट वगैरह को कवर नहीं करती। बट एक चीज़ ये भी है, ये सारे स्टेप को कवर कर लेती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग से लेके जो हार्वेस्टिंग के बाद है, आप फसल उगा रहे हो, वो कुछ भी करो, सारी चीज़ों को ये कवर करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जबकि ये जो पुनर्गठित वाली है ना, वो सारी चीज़ों को कवर नहीं करती है। तो ये बड़े लेवल पर इन दोनों के बीच में अंतर है। यहाँ से आपको फसल बीमा योजना है और वो भी कवर हो गई होगी, और पुनर्गठित मौसम वाली है वो भी है। तो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, इसे 2016 में शुरू किया गया था। ये मोस्ट ऑफ मौसम पे फोकस करती है, वर्षा, तापमान, आर्द्रता के कारण जो भी नुकसान होता है उसे कवर करती है। यहाँ पर जो वाणिज्यिक फसलें होती है वो भी इनको कवरेज प्रोवाइड करवाई जाती है, सारे स्टेप कवर नहीं होते हैं। तो ये दोनों में अंतर था। ठीक है जी, इजीली समझ में आ गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल। उससे पहले ये क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आप कथन दे रखे हैं, उसके माध्यम से आंसर बताओ। यूपीएससी ने पूछा है क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारी जो स्कीम है इसके बारे में सही कथन कौन सा है, 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, दोनों को पढ़ो। पहले आपको है ना आंसर एलिमिनेशन से निकालना है। पहले क्या लिखा है, इस योजना के अंतर्गत वर्ष के किसी भी मौसम, किसी भी वर्ड को याद रखें, किसी भी मौसम, उनके द्वारा किसी भी फसल, किसी भी मौसम किसी भी फसल खेती करने पर 2% एक समान दर, एक समान दर वाला पॉइंट गलत हो गया क्योंकि हमने देखा था 2%, 1.5% और 5% वाला है। तो यहाँ पर किसी भी एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड हमेशा गलत होते हैं, या एक तुक्का लगाया जाता है, तुक्का लगाना होता है ना, तो वहाँ पे किसी भी है ना, यानी एक्सट्रीम वर्ड हो गया, यानी विल ऑल पे टू प्रीमियम 2% वाला एक समान दर वाला गलत हो जाएगा। हमारा पहला गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों में एक है, 1-1 है। या तो हो सकता है डी या हो सकता है बी। अब देखो 2 सही है, गलत है। यह योजना के चक्रवात, गैर मौसमी वर्षा से होने वाली सारी चीज़ों को कवर करता है। तो हमने देखा था ये सारी चीज़ों को कवर करता है, इसका मतलब 2 सही है, हमारा आंसर आ जाएगा बी।
इस प्रकार से एलिमिनेशन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। यूपीएससी में कुछ एक्सट्रीम वर्ड भी होते हैं, उनसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट पन्नामा किस्कीमा पन्नामा, किस्कीमा पन्नामा, ये पन्नामा की लोकेशन है। यहाँ पर ये पन्नामा सिटी इसकी कैपिटल है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, कैरिबियन ओशियन, पन्नामा कैनल, कोलंबिया, कोस्टरिका। याद कर लो, खत्म बात। नेक्स्ट जो आर्टिकल है किसके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के बारे में। अभी इनका जो डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन उर्स मनाया जाता है। उर्स एक त्यौहार होता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी मृत्यु होती है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुण्य तिथि है उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात करें मोइनुद्दीन चिश्ती जी के बारे में तो 1141 में इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में। फिर ये सूफीवाद के बड़े मतलब प्रमोटर थे। सूफीवाद को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था और सूफी जो सिलसिला है ना उसकी स्थापना इनके द्वारा ही करी गई थी। और ये कई इनके अनुयायी भी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, निजामुद्दीन औलिया है, नसरुद्दीन चिराग है। ठीक है, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में थोड़ा बहुत आर्टिकल था, बस यही था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।